Okay, in this section, in this video, we are going to talk everything regarding the wave motion, everything regarding the waves actually. वेव्स में दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो गया और वेव मोशन ऐसा होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। This is called as transverse wave. This is called as transverse wave. And this is the velocity of wave and this is what is the velocity or the oscillation of the particle. Then it is called as longitudinal wave. Example, wave on string wave जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं एंड साउंड वेव जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज। After that, the equation of SHM is given by y equals to or x is equals to a sine of omega t plus or minus phi, but equation of wave is given by y is equals to a sine of omega t minus kx plus or minus phi। अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स हो तो ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला वेव, और अगर हमने इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स ले लिए या फिर ओमेगा और के दोनों का अगर सेम साइन हो तो वेव जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला होता है। उसके बाद में ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी and k is equals to 2 pi divided by lambda, that is the angular wave number where lambda is the wavelength of the wave and plus or minus phi is the phase difference between them। उसके बाद में velocity of wave vw is given by vw is equals to omega divided by k, that is also equals to n into lambda। if you solve it it will be the same। उसके बाद में जो फेस डिफरेंस होता है, फेस डिफरेंस के लिए फॉर्मूला रटने के बजाय पे सिर्फ इतना चीज याद रखो कि अगर 2 पाई एंगल हो तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा। अगर फेस डिफरेंस 2 पाई हो तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा। तो अगर हमने फाई ले लिया तो कितना आएगा, इट विल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला। इसी को आप दूसरे स्टाइल से भी लिख सकते हो। फाई कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, सो दैट आपको इसके लिए वंस अगेन अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में वेव का एक स्पेशलिटी होता है, वेव का एक स्पेशलिटी होता है एंड दैट इज velocity of particle is equals to minus of velocity of wave multiplied by dou y by dou x of equation, which is actually velocity of particle is equals to minus of velocity of wave into slope of the wave। इस बेसिस पे आप वेव किस डायरेक्शन में जा रही है ये देख सकते हो अगर हमें डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चन आए तो। ओके, नाउ उसके बारे में बात करेंगे वेव स्पीड का, उसके बारे में हम बात करेंगे वेव स्पीड का, वेव स्पीड का। ठीक है, नाउ सबसे पहले होता है उसमें आता है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल। अगर ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हो ऑन अ स्ट्रिंग, देन वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पे ये t स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ पे ये t स्टैंड्स फॉर टेंशन है, दिस इज फॉर टेंशन and this mu is for mass per unit length। this mu is mass per unit length, linear mass density कहते हैं जिसको। रही बात लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, रही बात लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, इट इज डिपेंड ऑन कि हम किस मीडियम से वेव को भेज रहे हैं। जनरल फॉर्मूला इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू under root of E by rho, where E stands for modulus of elasticity, E stands for modulus of elasticity, modulus of elasticity।
अब वो उसको उस बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अगर सॉलिड्स हो तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय VW इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E। E स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे E है यंग्स मॉड्यूलस या फिर यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं जिसको, डिवाइडेड बाय रो। उसके बाद में अगर लिक्विड हो तो E होता है बल्क मॉड्यूलस, देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ B डिवाइडेड बाय रो। एंड अगर गैसियस हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज गिवन बाय, एक्चुअल फॉर्मूला है VW इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स P बाय rho, okay, which is also written as under root of gamma times RT upon M, where here P stands for pressure और उसका भी रीजन है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज गामा टाइम्स प्रेशर। यहां से वो फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी के बारे में भी वेव में समटाइम्स, रेयरली बट समटाइम्स हो सकता है पूछा जाए। देन एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय U is equals to energy per unit volume, that is given by half of rho omega square A square, okay, this is energy per unit volume, this is actually energy per unit volume। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज पावर इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड इट इज गिवन बाय पावर P is equals to half of rho omega square A square into ACS into VW। ACS stands for क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद में VW stands for वेव वेलोसिटी, A stands for यहाँ पे एम्पलीट्यूड। A एंड ACS दो अलग अलग चीजें हैं, ओके। एंड तीसरा है इंटेंसिटी वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I is equals to half of rho into ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू VW। इंटेंसिटी क्या है? इट इज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया, या फिर पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो। इंटेंसिटी से रिलेटेड ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि I is proportional to amplitude का स्क्वायर and for a given source intensity is inversely proportional to square of distance from that source। ये चीज आपको पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स अगर करना हो तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, जो मैंने फॉर्मूला दिया था समथिंग लाइक वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम कर जाएगा। लेट अस से y1 इज इक्वल्स टू a1 टाइम्स साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल्स टू a2 टाइम्स साइन ऑफ kx minus omega t plus phi। You are going to use the same equation as you are going to use in SHM, that is a resultant is equals to under root of a1 square plus under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi। उसके बाद में tan theta is given by a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi, that is what is the formula, same as SHM। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। ये मैं क्यों लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा। सिंस I is proportional to a square, therefore I resultant is equals to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos of
phi. This formula you can use. उसके बाद में ए रिजल्टेंट इज शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ए रिजल्टेंट का, अगर a1 और a2 इक्वल हो तो दैट इज 2a into cos of phi by 2 and therefore I resultant will be squaring both the sides करने के बाद में आएगा वो, that will be 4 times I naught into cos square phi by 2. Therefore you need not mug up this formula, ये वेक्टर से याद रखना होगा. उसके बाद में अगर हम दो वेव का सुपर इम्पोज करने वाले हैं, इंटरफियरेंस करने वाले हैं, देन वी मस्ट नो दैट के वो कोरेंट सोर्सेस से जनरेट हुए होने चाहिए. मतलब टाइम के साथ में डेल्टा फाई उनका एट अ गिवन प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ये सेम आपको ऑप्टिक्स में भी आएगा. ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है. ए रिजल्टेंट जो है कंस्ट्रक्टिव के लिए, ए रिजल्टेंट ए मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2. ओके, एंड देयरफॉर I resultant is equals to I max is equals to under root of I1 plus under root of I2 का स्क्वायर. वंस अगेन ये भी हमने उसी बेसिस पे निकाला है. उसके लिए ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए हमें cos phi का जो वैल्यू है वो हमेशा +1 चाहिए. वो तब संभव होगा जब phi क्या हो हमारे पास में 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो या फिर एंड सो ऑन हो. एंड उस बेसिस पे हम डेल्टा एक्स देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस जो कि होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन. ये सब चलेगा. ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए, मतलब मैक्सिमम के लिए. उसके बाद में मिनिमम के लिए हो जाएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस we must have cos phi is equals to -1 and therefore phi can be pi, उसके बाद में 3 pi 5 pi 7 pi and so on, and therefore delta x can be lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2 and so on. उसके बाद में यहाँ पे ए रिजल्टेंट जो है दैट विल बी a1 माइनस a2 आएगा. एंड I रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का ब्रैकेट स्क्वायर. उसके बाद में आता है साउंड वेव का इक्वेशन. ठीक है, साउंड वेव में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज गिवन सिंस इट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, इसलिए वो दिया जाता है प्रेशर फॉर्मेट में. डेल्टा P इज इक्वल्स टू BAK साइन ऑफ KX माइनस ओमेगा T, वेयर B स्टैंड्स फॉर B, A and K जो है B stands for bulk modulus, A stands for जो अपना ओमेगा KX minus ओमेगा T चाहिए, A stands for your maximum displacement that is amplitude and K stands for angular wave number that is 2 pi by lambda. Okay, ये चीजें पता होना. Just give me one. Okay, thank you for waiting. उसके बाद में effect of temperature pressure and humidity on speed of sound. तो हमें ये पता होना velocity of sound is equals to under root of gamma times RT upon m. M stands for molecular weight, gamma stands for adiabatic exponent and T stands for temperature. Therefore जैसे जैसे temperature बढ़ेगा velocity बढ़ेगा. उसके बाद में this is also given by V is also equals to under root of gamma times P by rho. Therefore V is proportional to under root of P. ऐसा लगता है पर है नहीं. क्यों?
एट अ गिवन टेम्परेचर P एंड रो दोनों वेरिएबल होते हैं, इसलिए V इज नॉट एट ऑल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होता, आई रिपीट नहीं होता। उसके बाद में रही बात ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी की, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ऐसा लगता है कि डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ेगा, बट डेंसिटी ऑफ एयर घटता है। रीजन है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ह्यूमिडिटी के कारण वो सेटल डाउन हो जाते हैं और डेंसिटी घटता है, और जैसे ही डेंसिटी घटा यू विल बी एबल टू सी दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इट इज 330। अगर कुछ भी ना दिया हो आपको डॉपलर इफेक्ट एटसेट्रा में, अगर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े और कुछ भी नहीं दिया हो, कंसीडर इट 330 या 340 कंसीडर करने से आपके आंसर्स में अप्रोक्सीमेटली सही आएंगे, और नीट में इतना आसपास नहीं पूछा जाएगा। जेई यू हैव टू बी वेरी कंफर्म, जेई के बारे में बहुत ज्यादा आपको श्योर चाहिए क्योंकि वो ऑप्शंस बहुत पास में रखते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी इन डेसिबल इज गिवन बाय बीटा, दैट इज इंटेंसिटी इन डेसिबल इज गिवन बाय 10 times log of intensity at a given point divided by threshold frequency I naught। I naught मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई दे सकता है, मिनिमम इंटेंसिटी जो हमको सुनाई दे सकता है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली। एंड अगर हमें डिफरेंस निकालना हो इंटेंसिटी का, देन बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज गिवन बाय 10 टाइम्स लॉग ऑफ I2 बाय I1। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये भी यही से निकाला गया है, याद रहे ये डेसिबल में है, दिस इज नॉट बेल, दिस इज डेसिबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देयर इज, एक होता है SHM, एक होता है SHM, एक होता है वेव इक्वेशन, एंड एक होता है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। ओके, तीनों में का डिफरेंस भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। SHM का जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव। वेव होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस और माइनस फाइव, कुछ भी चल जाएगा। एंड स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है YSW, एक्चुअली इट इज नॉट अ वेव, स्टैंडिंग वेव एक वेव नहीं है, पर उसको वेव से बना है इसलिए कह देते हैं, लेम वर्ड है वो। तो द पॉइंट इज दैट y स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू 2a टाइम्स साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी चलेगा, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी चलेगा, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी भी चलेगा, इट डिपेंड्स, इट प्योरली डिपेंड्स। पर ये समझना अगर साइन का के एक्स दिया हो और कॉस का ओमेगा टी दिया हो, मतलब दोनों को अलग अलग लिखा है, श्योरली इट विल बी अ स्टैंडिंग वेव। देखो अगर वेव का इक्वेशन ए हो तो जनरली स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2a आता है, ये चीज याद रखना, 1 मार्क। एक इस पे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, इस पे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं अगर लल्लू लाल क्वेश्चन बनाना हो तो। उसके बाद में वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग जो कि ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस है। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसको दोनों साइड को अगर आपने अटैच कर दिया हो, समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा हो तो उसमें हम स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हैं, जिसका दिया जाता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू n/2l इंटू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। ये n आपको कंफ्यूज करेगा इसलिए मैं n यहाँ से हटा देता हूँ, उसको 1 बाय लिख देता हूँ, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। दैट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल टोन। जो सेकेंड होगा n2 जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स n1, n2 will be 2 times n1, and that will be second harmonic first overtone, n3 will be 3 times n1, that is third harmonic second overtone। ये लॉजिक आपको पता होना, ओके, वो हार्मोनिक एंड ओवरटोन वाला। ये हो गया स्ट्रिंग वाइब्रेशंस। उसके बाद में आते हैं आपको पाइप वाइब्रेशंस लॉन्जिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव में। ओके, क्लोज्ड पाइप आता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दैट इज
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैन बी फ्लूट, ओके। एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का होता है n is equals to v by 4l, 1 into v by 4l, where v is the equation, v is the speed of sound, vs is the speed of sound, n is equals to, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी 3 times n1, that will be 3 times n1, and that will be equals to 3v by 4l. This is the fundamental tone, first harmonic, and ये है फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, n3 होगा 5n1, दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक, ओके। ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। एंड ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है, ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हो जाएगा n1 is equals to v by 2l, उसके बाद में n2 is equals to हो जाएगा 2 times n1, इट इज फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक, n3 हो जाएगा 3 times n1 सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन ऑर्गन पाइप इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू स्ट्रिंग वाइब्रेशंस, ओके। उसके बाद में आपको एंड करेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एंड करेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एल इफेक्टिव इज एक्चुअली, एल इफेक्टिव जो होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल प्लस एंड करेक्शन, एल प्लस एंड करेक्शन। ये हो गया क्लोज्ड पाइप के लिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस 2 times ई, ये हो गया ओपन पाइप के लिए, क्योंकि जो आपका जो नोड है वो थोड़ा सा बाहर फॉर्म होता है, थोड़ा सा जो है वो बाहर फॉर्म होता है, दैट इज द रीजन आपको इस तरीके से कंसीडर करना होगा। वेयर E is equals to 0.6 multiplied by R, E is equals to 0.6 multiplied by R। इस बेसिस पे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में आता है बीट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी, बीट्स के बारे में बता दूं, बीट्स के बारे में बता दूं, अगर n1 एंड n2 दिया हो और अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो n बीट इज इक्वल्स टू n1 डिफरेंस n2, मतलब विच इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ n1 माइनस n2। डिफरेंस इसलिए लिखा सो दैट प्लस में कंसीडर करना होता है हमेशा, जो बड़ा है उसको छोटे में से, जो छोटा है उसको बड़े में से निकाल दो तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में आएगा डॉपलर्स इफेक्ट, उसके बाद में आएगा डॉपलर्स इफेक्ट, that is n observed is equals to v plus or minus v naught upon v plus or minus vs into ns into frequency of source। बात ये ध्यान रखना, अगर कोई भी पास आने की कोशिश करे, ऑब्जर्वर हो या सोर्स हो, अगर पास आने की कोशिश करे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर दूर जाने की कोशिश करे तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। बस इस बेसिस पे आप NO एंड NS का रिलेशन लगा सकते हो। VO स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, VS स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। एंड एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं लेटेस्ट से, ये है ऑब्जर्वर जो पास में आ रहा है एंड ये जो सोर्स है वो दूर जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर पास में आ रहा है और सोर्स दूर जा रहा है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू NO इज इक्वल्स टू V प्लस और माइनस V नॉट अपॉन V प्लस और माइनस VS इंटू NS होता है। तो अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ऑब्जर्वर के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, इसलिए ऊपर प्लस आएगा, और न्यूमरेटर बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है इसलिए। एंड डिनोमिनेटर सोर्स दूर जा रहा है तो एक्चुअली हमारा वैल्यू घटाना है, तो वैल्यू तब घटेगा जब
जो अपना डिनोमिनेटर है वो बढ़े, देयरफॉर नीचे भी प्लस आएगा. दिस इज व्हाट इज द जस्ट अ रैंडम एग्जांपल फॉर आवर गिवन कंडीशन. ओके